गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके संस्कृत सुरवाणी। गाइड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत प्रकरण नंबर 2 कुलस्य आचार भाग 3, यानी कि कुलस्य आचार जो गद्य है उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने इसके आगे पार्ट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन और पार्ट नंबर 2 में ट्रांसलेशन करवाया है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने तीनों के 3 पार्ट की लिंक रख दी है। आप इस लिंक पर जाइए, पहले उसको देखिए, उसके बाद आप ये पार्ट नंबर 3 देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो चलो हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 यानी कि कुलस्य आचार की एक्सरसाइज की ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, विकल्पेभ्यः समुचितं पदम चित्वा लिखत। यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं, विकल्प यानी ऑप्शन में जो योग्य करेक्ट ऑप्शन है उसको ढूंढकर हमें आंसर लिखना है। नंबर 1, तृषा पीड़ितः शिशु कस्य समीपम गच्छति। तो हमें पता है कि तृषा पीड़ित शिशु जनन्या माँ के पास गया था, तो उसका आंसर है क, जनन्या समीपम गच्छति। तो यहाँ पे जो राउंड है वहाँ पे हम क लिखेंगे। नंबर 2, मेघः शब्दस्य पर्यायकः। मेघ शब्द का पर्याय सिमिलर वर्ड कौन सा है? तो मेघ का सिमिलर वर्ड है जलद, तो हमारा आंसर आएगा ग। आपको राउंड जो दिखा है इसमें आंसर का ग लिखना है। तीसरा, सर्वहि किम रक्षित्वम। सबको क्या रक्षा करनी चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो यहाँ पे है कुलाचार, तो ख आंसर आएगा कुलाचार। 4, वृद्ध कीदृश आसीत। वृद्ध कैसा था? तो वो मरणासन था, तो यहाँ आंसर आएगा ग, मरणासन। शिशु कस्य प्रतीक्षा करोति। 5 क्वेश्चन नंबर 5, शिशु कस्य प्रतीक्षा करोति। तो शिशु बादल यानी बारिश यानी मेघस्य, कस्य तो मेघस्य, तो यहाँ पे आंसर आएगा क। 6 नंबर, पुनरपि शब्दस्य उचित संधि विच्छेद दर्शयत। पुनरपि शब्द है, उसका अच्छी तरह से संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल आंसर देती हूँ, इसके बाद हम संधि का टॉपिक देखेंगे, तो ये शब्द हम ध्यान से देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आंसर है पुनः वत्ता अपि, ये ग वाला आंसर है वो सही है। इसके बाद 7 नंबर, वस्य कुलस्य आचार रक्षितुं त्वया सम्यक आचारितम्। एतद् वाक्य क वदति। ये वाक्य कौन बोल रहा था? तो ये जननी बोल रही थी, तो हमारा आंसर है क, जननी। अहम तड़ाग जलम पातुम, इसका आंसर आएगा कौन? अहम जब आता है तो इच्छामि, प्रथम पुरुष जो बोलने वाला बोलता है तो मी आता है, तो ये हम धातु रूप भी हम बाद में ग्रामर टॉपिक में सीखेंगे। तो अभी फिलहाल हमारा आंसर है ग, इच्छामि। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको ये टेक्स्ट बुक में से देख कर नोटबुक में लिख लेना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत भाषायाम उत्तर लिखत। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 5 जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो आपके पास वो जो टेक्स्ट बुक है इसमें कॉपीराइट आंसर बहुत सारे हो गए, मैं यहाँ पे जितने हो सकते वो बता देती हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कह तृषया पीड़ित आशित। हम यहाँ पे आंसर सुनने से पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। कह यानी कौन, तृषया पीड़ित आशित, तृषा यानी तरस से कौन पीड़ित था। दूसरा है, चातक शिशु किम पातुम न हरति। चातक शिशु क्या नहीं पी सकता था। तीसरा क्वेश्चन है, कृषक पुत्रस्य दारिद्र्यम केन नष्ट भविष्यति। वो खेडूत का जो पुत्र था उसकी जो गरीबाई थी, दारिद्र्यता थी, वो किससे नष्ट होने वाली थी। और 4th, कृषक पुत्रेण मार्गम किम प्राप्त। कृषक यानी खेडूत के पुत्र ने रास्ते में क्या प्राप्त किया, उसको क्या मिला। और 5, शिशोः तृषा केन नष्टा। शिशोः तृषा केन नष्टा, वो जो चातक का बच्चा था उसकी तृषा यानी उसकी तरस कैसे नष्ट हुई। तो यहाँ पे हमारे जो 5 क्वेश्चन है उसके आंसर
आप पहले दे, उससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपने क्वेश्चन बराबर से समझ लिया है तो आपको आंसर आराम से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ संस्कृत क्वेश्चन का आंसर संस्कृत में ही देती हूँ, तो आप ध्यान से याद रखिए। अगर आपको संस्कृत में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को पॉज करिए या तो उसको रिवर्स करिए और क्वेश्चन का बराबर ध्यान से सुन लीजिए कि उसमें क्या कहना है, क्या आंसर देना है। तो पहले इसको प्रश्न को आप सुन लीजिए। सुनने के बाद मेरे आंसर सुनो और फिर आप नोटबुक में लिखो। अगर आपको लगता है कि वीडियोस आगे जा रही है और आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप पॉज करो। पॉज करने के बाद आप रिवर्स करके उसको लिख सकते हो। आप रिवर्स फॉरवर्ड करके आप क्वेश्चन और आंसर आराम से कॉपी कर सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। तो चलो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। अब मैं आपको आंसर देती हूँ। नंबर 1, कः तृषया पीड़ित आसीत्। तो एक चातक शिशु तृषया पीड़ित आसीत्। नंबर 2, चातक शिशु किं पातुं न हरति। आंसर, चातक शिशु मेघजलं पातुं न हरति। नंबर 3, कृषकपुत्रस्य दारिद्र्यं केन नष्टं भवति। कृषकपुत्रस्य दारिद्र्यं मार्गे प्राप्तेन धनस्यूतेन नष्टं भविष्यति। 4, कुशकपुत्रेण मार्गे किं प्राप्तम्। जो आंसर, कुशकपुत्रेण मार्गं धनस्यूत प्राप्तः। 5, शिशोः तृषा केन नष्टा। आंसर, शिशोः तृषा मेघजलस्य पानेन नष्टा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं सिखाती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, रेखांकित पदानां स्थाने कोष्टकात् पदम प्रस्थाप्य प्रश्नवाक्यम रचयत। रेखांकित यानी कि अंडरलाइन, पदानाम यानी वर्ड, अंडरलाइन किए हुए वर्ड के जगह पे कोष्टकात यानी ब्रैकेट्स में से पदम प्रस्थाय, पदम यानी वर्ड लेकर प्रश्नवाक्यम रचयत, क्वेश्चन आप बनाइए। रचयत यानी बनाना। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दिए हैं उसमें प्रश्नसूचक जो शब्द दिए हैं, इस शब्द का उपयोग करके हमें प्रश्न बनाना है। तो चलो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। वह मैं फर्स्ट देखते हैं कह। यहाँ पे पहले ब्रैकेट देख लेते हैं। कह यानी कौन, कहाँ का मतलब भी होता है कौन, और कुत्र कहाँ पे, समय दिखाया है, स्थल दिखाता है। कीदृशः कैसा, किम यानी क्या, और कस्य यानी किसको। नंबर 1, जननी शिशुं बोधयति। माता बच्चे को बोधयति यानी ज्ञान देती है। कौन ज्ञान देती है, तो जननी। जननी यानी कौन का मतलब है का, वो स्त्रीलिंग है इसीलिए का, तो का शिशुं बोधयति। दूसरा है, मार्गे परिश्रांत सह तिष्ठति। रास्ते में थका हुआ वो खड़ा हो गया। तो रास्ते में वो खड़ा हो गया कैसा, तो अंडरलाइन है परिश्रांत। कीदृश, तो मार्गे कीदृशः सः तिष्ठति। 3, कृषकः वृद्ध आसीत्। कृषक वृद्ध आसीत्, वृद्ध कौन था, तो बोलेंगे कृषक। तो कह यानी कौन, तो कह वृद्ध आसीत्। धनस्यूत मार्गे प्राप्त, रास्ते में धनस्यूत यानी कि धन क्या प्राप्त हुआ। तो कहाँ प्राप्त हुआ, मार्गे, तो कुत्र, धनस्यूत कुत्र प्राप्त। और लास्ट है, सह तस्मै सर्व वृत्तांतम कथयति। उसने सारा वृत्तांत कहा। क्या, किसने, सह किसको कहा, तस्यै। तो तस्यै की जगह पे यहाँ पे आएगा कस्यै। तो सह कस्यै सर्व वृत्तांतम कथयति। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका भी मैंने यहाँ क्वेश्चन और आंसर करा है। अब हम 4th पे चलते हैं। तब तक के लिए आप इसको रिवाइंड करके लिख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 4, निर्देशानुसारम धातु रूपाणम परिचय लिखत। निर्देश यानी कि जो दिखाया हुआ है इसके अनुसार जो एक एग्जाम्पल दिया है या जो हमें बताया है उसके अनुसार हमें धातु रूप लिखना है। धातु यानी क्रियापद, क्रियापद के रूप का परिचय हमें देना है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे धातु रूप दिए हैं 1 to 5। फिर इसमें से जो मूल धातु वो कौन सी है वो कॉलम दी है। इसके बाद वो कौन सा लकार है यानी टेंस कौन सा है इसके लिए दिया है। फिर पद यानी कौन सा मेन वर्ड कौन सा है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन। तो एक वर्ड के अंदर आपको इतना तो समझ में आ गया कि आपको जो एक वर्ड दिखता है, एक शब्द दिखता है, इस शब्द में धातु, काल, पद, पुरुष और वचन छुपे हुए होते हैं। तो इन्हें हमें, जैसे हमने आगे वर्ण विन्यास करा था ना, बस उसी तरह से हमें इस वर्ण विन्यास को ध्यान में रखना है कि इस शब्द में कौन सा वचन है, पुरुष है, पद है, काल है और धातु है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ और सिखाती हूँ। यहाँ पे पहला वर्ड है इच्छामि। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, यहाँ जो मी है वो क्रियापद का धातु का प्रत्यय है, राइट। और जब मी है वो प्रथम पुरुष जो बोलने वाला है उसको लगता है। तो ये है प्रथम पुरुष एक वचन। तो हमें पहले पुरुष में लिख देते हैं, उसको प्रथम पुरुष को हम बोलेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। तो हमें ये तो मिल ही गया, तो मी तो निकल गया मी के हिसाब से। अब हमारे पास रहा है इच्छा। तो इच्छ जो है वो मीन्स है धातु है इच्छ। और इच्छा मी जो है मी की वजह से वो लट लकार लेता है, तो लकार आएगा लट लकार। और मी जो प्रत्यय है वो परस्मय पदी का है। तो यहाँ पे धातु हुई इच्छ, लकार हुआ वर्तमान काल यानी कि लट लकार। प्रत्यय परस्मय पद का है तो पद में लिखेंगे परस्मय पद। उत्तम पुरुष है मी है तो लिखेंगे उत्तम पुरुष। और मी जो आया है तो वो एक वचन का प्रत्यय है तो वचन में लिखेंगे एक वचन। तो पूरा सेंटेंस हो गया इच्छामि में धातु इच, लकार लट लकार, पद परस्मय पद, पुरुष उत्तम पुरुष और वचन एक वचन। तो इसी तरह से बाकी के पांचों के पांच अब हमें करना है। हमारा दूसरा शब्द यानी कि पद है गच्छति। इस गच्छति में ती जो है लास्ट वाला जो लेटर होता है वो धातु के रूप को दिखाता है, तो इसको निकाल देते हैं। तो मेन जो धातु है वो आ गई गज। तो धातु है हमारी गज। अब ती लगा है तो ती जो है वो वर्तमान काल का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान काल लट लकार। और ती परस्मय पदी है तो पद में आएगा परस्मय पदी। पर ती है वो अन्य पुरुष किसी और के लिए यूज होता है, तो पुरुष आएगा अन्य पुरुष। और बोलने वाला एक है तो यहाँ पे एक वचन। तो यहाँ पे गाइड्स आपको क्रियापद के प्रत्यय से यानी कि धातु के प्रत्यय से ही शब्द को पहचान सकते हो। हमारा तीसरा पद यानी कि शब्द है अहर्षि। आगे हमने फर्स्ट और सेकंड में जैसे करा था ऐसे ही हम लास्ट वाला लेटर अक्षर सी है उसको निकाल देते हैं तो यहाँ पे अहर रहेगा। तो अहर जो है वो मेन धातु है। अब हम सी के आधार पे करेंगे कि सी है तो हमें प्रत्यय पता ही है कि मी ती सी। तो सी है तो वर्तमान काल यानी लट लकार, तो काल आया लट लकार। अब पद क्या है तो ये तो परस्मय पद के हैं तो परस्मय पद। और पुरुष ये भी जो बोलता है वो उत्तम पुरुष है, जो सुनता है वो मध्यम पुरुष। तो यहाँ सी वो मध्यम पुरुष है और सुनने वाला यहाँ सी है तो सी एक वचन में आता है तो वचन में आएगा एक वचन। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपको जब धातु रूप का परिचय करवाना है तो एक वर्ड्स को पहले धातु रूप का जो प्रत्यय है वो प्रत्यय को निकाल के मेन धातु लेना है और वो प्रत्यय कौन से लकार का है, कौन से पद का है, इसमें कोई किस पुरुष के लिए यूज करते हैं और किस वचन का है, ये आपको पृथक यानी कि अलग अलग करके लिखना है। तो आप बाकी का जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप इसको देखकर लिख लीजिए। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है मातृभाषायाम उत्तराणी लिखत। यानी कि मातृभाषा यानी कि आप जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर रहे हो, अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो आप हिंदी में आंसर देना,
गुजराती में कर रहे हो तो गुजराती में आंसर देना है। अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हो तो इंग्लिश में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो है हमारा ये इंग्लिश मीडियम में चलता है संस्कृत, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में बताया है, पर आप अगर गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम के हो तो आप गुजराती और हिंदी में आंसर दे सकते हो। ओके, हमारा यहाँ पहला प्रश्न है, व्हाट डज कुलाचार मीन्स। इसका मतलब ये होता है कि कुलाचार का अर्थ, मीनिंग क्या है। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। कुलाचार मीन्स कंडक्ट फॉलोड इन फैमिली और डायनेस्टी बाय ट्रेडिशन। कुलाचार का अर्थ है परंपरा के अनुसार परिवार या वंश में पालन करना। कीपिंग द प्रॉमिस एट एनी कॉस्ट वॉज द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ द डायनेस्टी ऑफ रघु। टू कीप द प्रॉमिस किंग दशरथ हैड गिवन टू कैकेयी। श्री राम gave up his kingdom and went to live in the forest for 14 years. किसी भी कीमत पर वादा निभाना रघु के वंश की पारिवारिक परंपरा थी। राजा दशरथ ने कैकेयी को जो वचन दिया था उसे निभाने के लिए श्री राम ने अपना राज्य दिया और 14 साल के लिए जंगल में रहने चले गए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मदर आस्क बेबी चातक नॉट टू डू, व्हाई। यहाँ पे जो बेबी चातक है, चातक का जो शिशु है, उसको उसकी माँ क्या नहीं करने के लिए पूछती है या कहती है और क्यों। तो इसका आंसर है, मदर आस्क बेबी चातक नॉट टू ड्रिंक द वाटर ऑफ अ लेक और पाउंड टू सेटिस्फाई इट्स थर्स्ट। शी एक्सप्लेन दैट ड्रिंकिंग द रेन वाटर फॉलिंग डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाउड इज अ फैमिली ट्रेडिशन। Drinking any other water means going against the noble tradition. इसका मतलब है कि माँ बेबी चातक से पूछती है कि अपनी प्यास को संतुष्ट करने के लिए झील या पाउंड का पानी न पिए। वह बताती है कि बादल से सीधे गिरने वाले बारिश के पानी को पीना एक पारिवारिक परंपरा है। किसी भी अन्य पानी को पीने का मतलब है महान परंपरा के खिलाफ हो जाना। Question number 3. In spite of being poor, why did the farmer's son even not touch the bag of wealth? मतलब गरीब होने के बावजूद भी किसान का जो बेटा है उसने धन की बैग को हाथ क्यों नहीं लगाया। इसका आंसर इस तरह आएगा, द farmer's son was happy to see the money bag, thinking that the money would get rid of his poverty. He reached out his hand, but at that instant he remembered his father's advice. Taking the money belonging to another person is not our family tradition. So the farmer's son left the bag where it was lying and did not even touch it. इसका मतलब ये है कि किसान का बेटा पैसे की थैली देखकर खुश हो गया, यह सोचकर कि पैसा उसकी गरीबी से छुटकारा दिलवाएगा। वह अपने हाथ तक पहुंच गया, लेकिन उस पल में उसे अपने पिता की सलाह याद आ गई कि दूसरे व्यक्ति से पैसा लेना हमारी पारिवारिक परंपरा नहीं है। इसीलिए किसान के बेटे ने बैग वहीं छोड़ दिया जहां वह लेटा था, यानी कि पड़ा था, और उसने उसे छुआ तक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड बेबी चातक नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। यहाँ कहा गया है कि बेबी चातक मतलब कि चातक के बच्चे ने तालाब का पानी क्यों नहीं पिया या तालाब से पानी क्यों नहीं पिया। इसका आंसर ये है कि बेबी चातक वॉज एफ्लिक्टेड बाय थ्रस्ट व्हेन इट्स मदर टोल्ड अबाउट देयर कुलाचार ऑफ ड्रिंकिंग only the water from the cloud. Baby Chatak left for the pond without paying heed to mother's advice. इसका मतलब ये कि शिशु चातक प्यास से पीड़ित था। जब इसकी माँ ने बादल से केवल पानी पीने के उनके कुलाचार के बारे में बताया, माँ के दुख को ध्यान में रखते हुए चातक शिशु तालाब के लिए रवाना हुई, यानी कि उसने माँ की बात नहीं सुनी और वो पानी पीने के लिए तालाब की तरफ चली गई। अब आगे, feeling tired, it stopped near a farmer's house
and heard the conversation between the dying farmers and his son. इसका मतलब ये है कि जब थकान महसूस हुई तब एक किसान के घर के पास वो रुका और मरते हुए किसान और उसके बेटे की बातचीत उसने सुनी। अब आगे, बेबी चातक was convinced that observing Kulachar was very important to these people, but I do not take care of my family tradition. We drink only water of cloud. It is our family tradition, but I am ready to break it, which is not correct. Well-meaning people follow their family tradition, so I will also protect my family. Thinking thus, the Chatak baby did not drink the pond water. इसका मतलब ये है कि जब चातक शिशु ने वह अवलोकन किया, यानी कि अवलोकन करके वो आश्वस्त हो गया कि कुलाचर इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी पारिवारिक परंपरा में मैं ध्यान नहीं देता। हम लोग बादल का केवल पानी पीते हैं, यह हमारा परिवार की परंपरा है, लेकिन मैं इसे तोड़ने के लिए तैयार हूँ, जो सही नहीं है। उनकी पारिवारिक परंपरा का लोग अच्छी तरह से पालन करते हैं, इसीलिए मुझे भी अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए और इस प्रकार मैं भी तालाब का पानी नहीं पीऊँगा। इसलिए चातक के बच्चे ने परिवार की रक्षा करने के लिए तालाब का पानी नहीं पिया। अपनी पारिवारिक परंपरा को बरकरार रखने के लिए उसने तालाब का पानी नहीं पिया। तो स्टूडेंट्स, हम आज यहाँ पे जो कुलस्य आचार है उसके भाग 1, भाग 2 और भाग 3 ऐसे करके हमने पूरा लेसन अब कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको बाय।